दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड का आज हमारा 9th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर देखा था चीज़ें, और वहाँ पे हमने एक कंसेप्ट बनाया कि हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है, जितने भी हमारे पास सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स हैं, उन सब के ऊपर जितने भी फोर्सेज लगे हुए हैं, उन सब का अगर मैं रिजल्टेंट निकाल लूँ तो F एक्सटर्नल जो बनेगा दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस तरह से आप सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे, आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। आज का जो एपिसोड है इसमें भी हम उसी चीज से कंटिन्यू करेंगे, उसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, बट शुरुआत जो है वो हम एक एक्सपेरिमेंट से करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट का सेटअप समझा देता हूं और उसके बाद हम इसको परफॉर्म करेंगे एंड उसके बाद हम वापस बोर्ड पे चलते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। इस सेटअप में सबसे पहले तो आप ये देखिए कि नीचे हमने जो सरफेस यूज किया है ये ग्लास सरफेस है। यहां पे हमने एक प्लेटफॉर्म यूज किया है और उसके ऊपर एक आयरन रोड को रखा है, और यहां पे भी ग्लास सरफेस है, इसके ऊपर भी ग्लास सरफेस है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, सो दैट फ्रिक्शन हमारा जो है मिनिमम हो। ये जो आयरन रोड है इसके ऊपर हमने टायर्स लगा रखे हैं, ठीक है, सो दैट हम इसको इसके ऊपर स्लाइड कर सकें, इसके ऊपर, ठीक है, सो दैट ये आगे पीछे हो सके, ये स्लाइड कर सके। अब इस तरफ ये आयरन रोड है और आयरन रोड का मैं आपको मास बता देता हूं कि कितना मास है इस आयरन रोड का। तो उसके लिए हमारे पास वेइंग स्केल है। मैं जरा वेइंग स्केल को ऑन करके आपको मास चेक करवा देता हूं इसका कितना है। तो इसका मास जो है वो रफली, एक मिनट, ये अगर ये थोड़ा स्लाइड कर रहा है, मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूं। ओके, 1.911, इसका मतलब आप ये कह सकते हो 1.91 किलोग्राम जो है वो इसका मास है, 1.911 किलोग्राम। मैं चाहूंगा कि आप नोट कर लें इसको, ठीक है, तो सुनील जी भी नोट कर लेंगे। दूसरा, अगर मैं इसकी लेंथ देखना चाहूं कि कितना लंबा है ये आयरन रोड, तो उसके लिए मेरे पास एक स्केल है जिससे मैं इसकी लेंथ जो है उसको मेजर कर सकता हूं। तो ये जो है ये रफली 76.5 सेंटीमीटर जो है वो लंबी है। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे लाई कर रहा है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका मैंने आपको बताया था, आप इसको ऐसे होल्ड करके चेक कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट समवेयर यहाँ पे जहाँ पे ये टायर लगे हुए हैं, हमने यहीं पे इसका ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ मास को रखा है। थोड़ा सा इससे पीछे है, हल्का सा यहाँ पे है समवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, यहाँ से मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ पूरी रोड को, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस को मेजर करूँ कि यहाँ से कितनी दूरी पे है ये, यहाँ से कितनी दूरी पे है ये, तो मैं अगेन स्केल का इस्तेमाल करता हूँ और स्केल से ये निकाल लेता हूँ कि कितनी दूरी पे है ये। तो मैं चाहूँगा सुनील जी इसको नोट कर लें। ऑलमोस्ट 37.5 या 38 सेंटीमीटर आप मान के चलिए। 38 सेंटीमीटर पे आप इसका सेंटर ऑफ मास ले लीजिए। इसमें कैलकुलेशन में हमेशा 1-2 सेंटीमीटर का एरर रहेगा, याद रखिएगा, बिकॉज कोई भी मेजरमेंट आप करते हो उसमें एरर के बिना वो मेजरमेंट पूरी होती ही नहीं है, ठीक है। तो हम हालांकि एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, बट उसमें हमेशा एरर रहता है कुछ, मे बी आप 0.5% का एरर आप लेके चल सकते हो। तो आप ये कह लीजिए कि 38 सेंटीमीटर पे राउंड फिगर में इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब ये तो मैंने इधर का बताया, आपका जो रोड साइड थी इस तरफ का मैंने बताया कि कैसे कितना मास है, कितना इसका कहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है। अब आइए दूसरी तरफ एक कार्ट है, ठीक है, और कार्ट के ऊपर हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रखी है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके अंदर एक होल है, मतलब एक तरह से एक सिलेंड्रिकल ये है, यहाँ पे एक होल है, आप देख सकते हो। इस होल के अंदर ये आयरन अंदर जा सकता है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट होगी तो ये एक तरह के मैग्नेट बनेगी, इसमें नॉर्थ साउथ आएंगे और ये इसको अट्रैक्ट करेगी। तो वो जो आयरन है वो इसके अंदर से जा सकता है, आर पार हो सकता है इसमें। तो इसमें हमने ये एक तरह से सिलेंड्रिकल शेप रखी है। इसका भी हम जरा मास चेक कर लेते हैं कि कितना मास है। तो अगर मैं इसका देखूं मास, तो मैं चाहूंगा सुनील जी इसका मास भी नोट कर लें। ये है 1.33 किलोग्राम। तो 1.33 किलोग्राम जो है वो इसका मास है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लोकेटेड है वो आपका, सही बताऊं तो देखो, ये जो कार्ट है इसके ऊपर हमने ये भी लगा दिया है, तो इससे सेंटर ऑफ मास थोड़ा बहुत इस तरफ शिफ्ट हो गया है। कहाँ पे होगा, मे बी समवेयर, अगर मैं इसको ऐसे होल्ड करूं, मैं रफ ही कैलकुलेशन कर रहा हूं दोस्तों, तो वो समवेयर यहाँ पे है, इस जगह पे। आप देखिए हॉरिजॉन्टल हो गई है ये। अगर मैं थोड़ा सा इसको इधर से पकड़ता तो ये ऐसे टिल्ट हो जाती। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने अपनी उंगलियां रखी हैं, मतलब ये जो लेयर यहाँ पे जो लगी हुई है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है। ये एग्जैक्टली मिडल नहीं है इस कार्ड का, थोड़ा सा इस तरफ शिफ्टेड है। तो चलिए मैंने इसका भी सेंटर ऑफ मास निकाल लिया एंड
मैंने इसकी लोकेशन भी देख ली है कि रफली क्या लोकेशन है। अब मैंने इसको यहां पे रखा है इस रोड के जस्ट एज पे। अब दोनों का मास जो है आप ये कह सकते हो कि इसका मास यहां पे लोकलाइज्ड है 1.33 किलोग्राम और 1.91 किलोग्राम यहां पे लोकलाइज्ड है, जो कि 38 सेंटीमीटर हमने मेजर किया था यहां से। ठीक है, अब अगर मैं दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस निकालूं तो मैं पहले एक बार चेक कर लेता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास हम कहां पे ले रहे हैं, 38 समीर यहां पे है। ठीक है जी, 38 पे। ओके, तो अब जो इसका सेंटर ऑफ मास है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है उनके बीच की अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो रफली जो डिस्टेंस है उनके बीच की वो है आपकी 45 सेंटीमीटर के अराउंड। ठीक है, तो आप 45 सेंटीमीटर के अराउंड रफ कैलकुलेशन में बता रहा हूं भाई, 45 सेंटीमीटर। अब मैं काम करता हूं, मैं एक स्केल लगा रहा हूं और ये जो स्केल है इसका एक एज जो है वो यहां पे है, इस जगह पे है। तो मैं जहां पे ये है उसके बिल्कुल उसके किनारे पे है एक ये। ठीक है, तो ये मैंने बिल्कुल एडजस्ट कर दिया। ठीक है, और दूसरा जो है वो यहां पे है। तो इसका मतलब अगर आप रीडिंग देखें तो यहां पे ये जो है 55 सेंटीमीटर उस तरफ से है, ये 55 है, ये 100 पे है। इसका मतलब 45 सेंटीमीटर का एक तरह का गैप आ गया है इनके बीच में। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में 45 सेंटीमीटर का गैप है। आप ये कह सकते हो कि 1.91 किलोग्राम यहां पे लोकलाइज्ड है और आपका जो 1.33 किलोग्राम है वो यहां पे लोकलाइज्ड है। दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी 45 सेंटीमीटर है। अब मैं काम करता हूं, मैं इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। इनको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करके इनका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं कि दोनों सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, जिसमें एक आयरन रोड है और एक ये काट है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लोकलाइज्ड होगा। तो उसके लिए मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं चाहूंगा सुनील जी मुझे कैलकुलेटर दे दें। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों, उसके लिए आपका बड़ा आसान है कैलकुलेशन। ठीक है, तो जरा देखिए मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, आप लोग भी कैलकुलेट करके देखिएगा। यहां पे मैं ओरिजिन ले लेता हूं जहां पे 1.33 किलोग्राम लोकेटेड है। इससे 45 सेंटीमीटर के ऊपर आपका 1.91 किलोग्राम लोकेटेड है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूंगा तो 1.91 इंटू 0.45, ठीक है, ये तो खुद जीरो पे ही होगा ना, इसको तो आप छोड़ ही दो। 0 इंटू इसका मास प्लस 45 सेंटीमीटर इंटू इसका मास डिवाइड बाय टोटल मास कर दो। टोटल मास कितना है 1.91 प्लस 1.33। तो इससे अगर आप निकालोगे तो ये बन जाएगा करीबन 26.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमने इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया और वो 26.5 सेंटीमीटर पे आपका आया है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं उसको मेजर कर लेता हूं यहां से। इसकी जो ये लोकेशन है, मतलब मैं पहले तो ये देख लेता हूँ कि ये सही लोकेटेड हो, ये यहाँ से सही लोकेटेड है। और यहाँ से 26.5 सेंटीमीटर पे मैं कुछ रख देता हूँ सो दैट कुछ फ्लैग मुझे नज़र आ जाए। तो यहाँ पे 26 है, 26.5, ये एक रफ कैलकुलेशन है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, दूसरा हमने स्केल भी लगा रखा है। इस स्केल से अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो आप ये देख सकते हो कि ये रिवर्स में जा रहा है, उधर डिक्रीज हो रहा है सेंटीमीटर में, ये वाला ना। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 55 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इसका मतलब 45 सेंटीमीटर अभी था ना ये, तो यहाँ पे 55 सेंटीमीटर पे ये लोकेटेड है। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो इस जगह पे ये 55 पे दिखा रहा है ये वाला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लिया, हमने उसकी लोकेशन भी देख ली है। अब हम इसको ऑन करने जा रहे हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को जब ऑन करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। मूव करेंगे तो हमें इनका सेंटर ऑफ मास देखना है कि कैसे मूव कर रहा है, उसको जरा ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो चलिए मैं जरा कनेक्शन कर देता हूं और इसको फिर हम ऑन करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसके कनेक्शन कर रहा हूं। सप्लाई मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है, तो जरा कनेक्शन जरा देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। दूसरा मैं एक और बात बता दूं कि हमारे पास जो कार्ट है उसके नीचे भी हमने ग्लास लगा रखा है। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे भाई। एंड अब मैं इसको थोड़ा सा लिफ्ट कर रहा हूं सो दैट इसकी वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे एक्सटर्नल। ठीक है, फ्रिक्शन भी यहाँ पे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं रेडी हूं एंड ऑन द काउंट ऑफ 3 मैं इसको स्टार्ट करूंगा। 1 2 एंड 3। ओके, तो आपने देखा इस एक्सपेरिमेंट को। अब ये इतना फास्ट हुआ कि इसको हम सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसको स्लो मोशन में देखेंगे और इसको फ्रेम बाय फ्रेम ऑब्जर्व करते हैं। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा, अब इस एक्सपेरिमेंट को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करते हैं और
इसकी कुछ कैलकुलेशन जो है उसको भी जरा देखते हैं। तो मैं एक बार इसका डायग्राम बना लेता हूं बोर्ड पे और उसके बाद हम इसको इजीली एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो जरा देखिए, मेरे पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट में देखा हो तो हमने जहां पे काट रखी थी उसके नीचे भी ग्लास था और जहां पे आयरन रोड रखी थी उसके नीचे भी ग्लास था। तो मैं ये मान सकता हूं कि भाई दोनों ही सरफेस फ्रिक्शनलेस है। तो इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक तरफ हमने काट को रखा है। अब उस काट को मैं एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहा हूं। काट का जो मास है वो 1.33 किलोग्राम है। अब सारे मास को मैं उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पर लोकलाइज कर रहा हूं। मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूं? काट तो एक रिजिड बॉडी है भाई, उसको आपने पार्टिकल की तरह क्यों ट्रीट कर लिया? क्योंकि यहां पे जो मोशन हो रहा है उसमें रोटेशन नहीं है दोस्तों, उसमें केवल लीनियर मोशन है। तो आप ये कह सकते हो कि सारा का सारा मास जो था 1.33 किलोग्राम वो एक जगह पे लोकलाइज्ड है, ठीक है। वो हमने यहाँ पे काट को दिखा दिया, ये मेरा काट है भाई, ठीक है। दूसरी तरफ आयरन रोड है। आयरन रोड भी ग्लास सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और आयरन रोड का जो मास है वो 1.91 किलोग्राम है और वो भी एक ग्लास सरफेस पे ही रखा हुआ है। और क्योंकि उसका भी लीनियर मोशन ही है तो मैं उस पूरे को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकता हूं। आयरन रोड को भी पार्टिकल की तरह दिखाता हूं और कहां पे दिखाऊंगा? उसके सारे मास को कहां लोकलाइज करूंगा? जहां पे उस रोड का सेंटर ऑफ मास है वहां पे मैं उस आयरन रोड को दिखा देता हूं। तो ये मेरी आयरन रोड हो गई है, ठीक है। और इसका मास था 1.91 किलोग्राम। हमने इनके सेंटर ऑफ मास के बीच के डिस्टेंस को मेजर किया था। वो डिस्टेंस हमने रफली मेजर की थी और रफ मेजरमेंट से हमने देखा था कि वो 0.45 मीटर है। 45 सेंटीमीटर थी तो मैं उसको 0.45 मीटर बोल देता हूं, ठीक है। यहां पे है। अब एक काम करते हैं, यहां पे ये रेस्ट पे रखे हुए हैं दोनों। अब मैं इनका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करता हूं। अगर एक सिस्टम के अंदर केवल मैं 2 पार्टिकल ले लूंगे, मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम ले रहा हूं जिसके अंदर केवल ये 2 पार्टिकल हैं और मैं इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालना चाह रहा हूं, तो वो कैसे निकालेंगे दोस्तों? बड़ा आसान है। यहां पे आप ओरिजिन मान लो, यहां पे आप बोलो ये x इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? जो आयरन रोड का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पे लोकेटेड है? वो आपका -0.45 पे हो जाएगा। तो अब एक काम करता हूं, मैं इसका इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकाल लेता हूं। तो पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास आएगा दैट कम्स आउट टू बी 1.33 इंटू 0 प्लस 1.91 इंटू -0.45 डिवाइड बाई 1.33 प्लस 1.91। अब इसको आप जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेट करता हूं। ये तो खत्म ही हो गया, 0 ही हो गया। तो न्यूमरेटर में है 1.91 इंटू 0.45 नेगेटिव के साथ डिवाइड बाई 1.33 प्लस 1.91। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 26.5 आता है सेंटीमीटर में, और मीटर में कितना है? 0.265 मीटर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 26.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास, और माइनस का है भाई। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है यहां से नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो समवेयर आप ये कह सकते हो यहां से 26, यहां पे इस जगह पे आपका सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है इनका। ये मेरा सेंटर ऑफ मास है। इन दोनों पार्टिकल का हमने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। यहां तक तो कहानी सिंपल थी। अब मैंने क्या किया? अब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिवेट किया। अब आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो कि जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिवेट किया है, दोनों पार्टिकल अपने काट और आयरन रोड एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। आप स्लो मोशन में देख सकते हो यहां पे। और हमने क्या किया है? हमने यहां पे उसको इंपैक्ट होने से जस्ट पहले, इंपैक्ट होने से थोड़ा पहले इनको एनालाइज किया है। अब इस पोजीशन में आप देख सकते हो, जब हमने इनको रोका है, कुछ डिस्टेंस आपका काट ने मूव किया है और कुछ डिस्टेंस आयरन रोड ने मूव किया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम इस डिस्टेंस को कंपेयर करने जा रहे हैं। तो हमने जो इनिशियल डॉट है पॉइंट, वो हमने दोनों के इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास पे लिया है और फिर हमने देखा है कि वहां से काट कितना मूव किया है और रोड कितना मूव किया है। तो आप यहां पे क्लियरली लाइन से देख सकते हो, काट के ऊपर हमने ब्लू लाइन का इस्तेमाल किया है और रोड के ऊपर हमने व्हाइट लाइन का इस्तेमाल किया है। तो आप जरा देखिए व्हाइट लाइन कितना मूव किया है। अगर आप जरा बोर्ड पे देखें तो बोर्ड पे आइए, व्हाइट लाइन को हमने ऐसे लगाया है और ब्लू लाइन को हमने इस तरह से लगाया है। फिर हमने क्या किया? हमने एक स्केल लिया है, यहां पे आप देख सकते हो हमने स्केल का इस्तेमाल किया है और स्केल से हम मेजर कर रहे हैं इनकी डिस्टेंस को। अब यहां पे एक बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों। क्या कंफ्यूजन है? कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर स्केल की जो लेंथ आपने ली है, जो भी आप 10-15 सेंटीमीटर का स्केल ले रहे हो जिससे आप ये कंपेयर कर रहे हो डिस्टेंस को, उसकी जो लेंथ है वो 15 ही है क्या? हो सकता है एडिटर ने वो लेंथ को कंप्रेस कर दिया हो।
हो सकता है वो इलोंगेट हो रखा हो, तो वो 15 को कैसे आप करोगे जज कि वो 15 ही है। तो दोस्तों यहां पे हमारे पास एब्सोल्यूट मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें एब्सोल्यूट मेजर नहीं करना है। आप एक काम करो, कोई भी स्केल ले लो और उसको चाहे कंप्रेस कर दो चाहे कुछ भी कर लो, उसके ऊपर बस रीडिंग होनी चाहिए। तो हमने एक स्केल लिया, उसको हमने कंप्रेस या इलोंगेट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उस स्केल के रेफरेंस से हमने दोनों डिस्टेंस को मेजर किया है। हमने यहां पे स्केल लगाया और हमने क्या पाया कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास आई है, आप इवन स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, 7.7 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है 7.7 है और दूसरी जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 11 सेंटीमीटर। ये स्केल के रेस्पेक्ट में है, ये एब्सोल्यूट नहीं है भाई, क्योंकि स्केल को कंप्रेस या इलोंगेट किया जा सकता है, एडिटर ने किया होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने बस सेम स्केल का इस्तेमाल किया दोनों को डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अब क्योंकि ये मेरे लिए एब्सोल्यूट मेजरमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको x मान लेता हूं या इसको x नोट मान लेता हूं। तो ये क्या बन जाएगा फिर, तो 11 डिवाइड बाय 7.7 कर दो। तो 11 डिवाइड बाय 7.7 अगर मैं करूं तो ये मेरे पास कितना बनता है, मैं देख लेता हूं। ये बनता है मेरे पास 1.43 x नोट के अराउंड ये बन जाता है। इसका मतलब अगर आयरन रोड x नोट डिस्टेंस मूव करेगा तो कार्ट जो है वो 1.43 टाइम्स उससे ज्यादा मूव कर रहा है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, जो लोकेशन आप देख रहे हो, यहां पे आयरन रोड ने x नोट मूव किया तो उसने 1.43 x नोट मूव किया है। तो अब एक काम करते हैं, अब जो नई सिचुएशन है उसको जरा मैं यहां पे बना रहा हूं और फिर से इसके सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करते हैं। तो जरा देखिए दोस्तों, यहां पे ये मेरा x इक्वल टू 0 था, ठीक है। अब यहां से आयरन जो कार्ट है वो इधर आ चुका है भाई। जो 1.33 किलोग्राम का जो मास था वो आपका यहां से मूव कर चुका है 1.43 x नोट डिस्टेंस, ओरिजिन से 1.43 x नोट पे आ रखा है। दूसरा जो ये जो था आयरन रोड, ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 था, तो उसी लाइन पे ले आता हूँ भाई x इक्वल टू 0 को ना, सो दैट आप जो ना देख सके। तो यहाँ से ये x इक्वल टू 0 लाइन थी ना भाई, तो यहाँ से ये इधर आ गया है और ये जो है ये आपका यहाँ से थोड़ा आगे मूव कर चुका है भाई, ठीक है। ये है 1.91 किलोग्राम और ये कितना मूव किया है, यहाँ से x नोट मूव किया है, जो इनिशियल लोकेशन थी उससे x नोट मूव किया है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों का नया सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। अब नया सेंटर ऑफ मास क्या आएगा वो जरा देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये बनेगा जो x सेंटर ऑफ मास जो बनेगा, और मैं इसको न्यू लिख देता हूं, नया जो सेंटर ऑफ मास बनेगा वो क्या बनेगा जरा देखिए। x सेंटर ऑफ मास पहले ये आया था जब ये यहां पे थे, अब जरा देखते हैं क्या बन रहा है। तो अब क्या करोगे दोस्तों, अब लिखोगे 1.33 इंटू माइनस ऑफ 1.43 x नोट। भाई इसकी लोकेशन देखो ना, ओरिजिन से कितना है, ओरिजिन से नेगेटिव में है लोकेशन, तो 1.33 इंटू माइनस 1.43 x नोट, फिर आइए यहां पे प्लस 1.91 इंटू यहां से, ओरिजिन से ये लोकेशन कितनी है, ओरिजिन से यहां से लेके यहां तक तो 0.45 लोकेशन थी ना भाई, 0.45 मीटर थी, उसमें से x नोट माइनस कर दो तो 0, अच्छा ये माइनस का बनेगा, ये जो 0.45 माइनस x नोट, एक बार देख लीजिए भाई मैंने सही लिखा है। ये डिस्टेंस भी तो नेगेटिव ही थी, माइनस पॉइंट, पहले देखो माइनस 0.45 किया था, अब वो थोड़ी कम हो गई है, x नोट कम हो गई है, तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। डिवाइड बाई आप क्या करोगे, डिवाइड बाई 1.91 प्लस 1.33। अब जरा इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या बनेगा दोस्तों, ये बन जाएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मैं देख लेता हूं ये क्या है, 1.33 इंटू 1.43, दिस कम्स आउट टू बी 1.91 के अराउंड है भाई, 1.9, ठीक है, 1.91 लिख लो रफली, थोड़ा बहुत इसमें एरर है, ठीक है, बट 1.91 लिख रहा हूं। और यहां से अगर आप देखोगे तो ये बनेगा माइनस 1.91, अच्छा ये भी नेगेटिव आएगा भाई, माइनस 1.91 x नोट। अच्छा यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1.91 इंटू 0.45 प्लस 1.91 x नोट डिवाइड बाई 1.91 प्लस 1.33, सही है जी। अब जरा देखो ध्यान से, ये कट गया इससे, तो आंसर जो आया इसका फिर से वही आ गया 0.265। इसका मतलब ओरिजिन से आपका जो सेंटर ऑफ मास है जो पहले था, पहले यहां पे लोकेटेड था, अभी भी कहां है लोकेटेड बताइए, जो सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है वो वहीं है दोस्तों, वो नहीं चेंज हुई, वो वहीं रही, ओरिजिन से अभी भी वो वहीं पे लोकलाइज्ड है, वहीं पे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे सेंटर ऑफ मास तो मूव ही नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों,
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर मेरे सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल है तो उनके ऊपर फोर्सेस देखो कौन कौन से लग रहे हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिवेट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो काट को इधर खींच रही है और आयरन रोड को इधर खींच रही है। इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्योंकि काट पे ही है तो एक तरह से काट भी आगे की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आगे की तरफ जा रही है, उसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है और आयरन रोड पे इधर लग रहा है और दोनों पे फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो। तो इसका मतलब अगर मैं इस फोर्स को इंटरनल फोर्स ले लूं, दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है मेरे पास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल कितने हैं, उनका नंबर कितना है, 2 है और उनके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, अगर मैं उनको इंटरनल फोर्स ले लूं तो मैं कहूंगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और तो कोई फोर्स इनके ऊपर है ही नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो केवल यही 2 फोर्स है, इनके ऊपर और कोई फ्रिक्शन है नहीं, यहां पे तो कोई और फोर्स तो है नहीं भाई। तो नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है इनके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, एफ नेट मेरा जो है वो 0 हो गया। और एफ नेट आपने पढ़ा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर, आप कह सकते हो टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब आप बताओ यहां से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बनेगी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बनेगी 0। इसका मतलब पहले जहां पे सेंटर ऑफ मास था वो वहीं पे रहेगा, वो एक्सेलरेट हो ही नहीं रहा, वो मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। पहले वो रेस्ट पे था तो अभी भी वो रेस्ट पे ही रहेगा। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें यहां पे तो सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव नहीं कर रहा, जहां पे पहले सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा था अभी भी सेंटर ऑफ मास जो है वो वहीं लाई करेगा दोस्तों। तो एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट था, इससे आप ये प्रूव कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये समझ आया कि किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया है, कैसे हमने इस चीज को देखा है। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप ये आपको अंडरस्टैंडिंग बनी इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको जरा देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ देखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आप एनालाइज करें, एक बार दोबारा से देख लें, ठीक है। अब अगला सवाल जो है उसको जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसी के जैसा एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। मेरे पास यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है और उसके ऊपर एक स्लैब रखी है और उस स्लैब के ऊपर एक बंदा है 10 किलोग्राम का और इस स्लैब का जो मास है वो है 20 किलोग्राम। अब ये बंदा इस तरफ चलना शुरू करता है, आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, इसको मैं पॉजिटिव एक्स बोल रहा हूं। यहां पे आप ओरिजिन मान लो, ठीक है। ये x इक्वल टू 0 पे था, तो बंदा शुरू में x इक्वल टू 0 पे था और ये स्लैब जो है वो 20 किलोग्राम की थी और वो यहां पे थी, ये भी रेस्ट पे थी, बंदा भी रेस्ट पे था। बंदे ने चलना स्टार्ट कर दिया इधर और ये बंदा 1 मीटर चलता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 1 मीटर आगे जा रहा है। तो आपको बताना है स्लैब के रिस्पेक्ट में ये कितनी डिस्टेंस चला है। क्वेश्चन को समझिए, ये बंदा जो है ये 1 मीटर चला है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब आप ये कह सकते हो आफ्टर सम टाइम t द पोजीशन ऑफ दिस मैन r मैं लिख देता हूं यहां से, पोजीशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू दिस o पॉइंट, इस पॉइंट को मैं o पॉइंट बोल देता हूं, ओरिजिन है ये, ठीक है। वो आपको दे दिया है 1 मीटर इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, i कैप 1 i कैप। आपको बताना है कि पोजीशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्लैब ये क्या होगी, और स्लैब का ओरिजिन भी यहीं पे है भाई। तो स्लैब के रिस्पेक्ट में कितना ये पोजीशन आगे गया है आपको ये बताना है भाई, ये क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें? ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम अगेन सेंटर ऑफ मास का सहारा लेंगे, बिकॉज आप जानते हो कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, यहां पे कोई फ्रिक्शन तो है नहीं नीचे वाले सरफेस पे। तो होगा ये कि जो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा इस आदमी का और इस स्लैब का, वो सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब नहीं होगा दोस्तों। जो भी यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं, जैसे बंदा जो है वो आगे चल रहा है तो स्लैब के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो स्लैब इधर जाएगी, बंदा आगे जाएगा, बट जो सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है वो नहीं चेंज होगी दोस्तों। अब हम ये देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास फिलहाल कहां पे लोकलाइज्ड है, कहां पे है सेंटर ऑफ मास। तो एक काम करता हूं, मैं इसको ओरिजिन पे ले लेता हूं और इस 20 किलोग्राम को कुछ x0 डिस्टेंस पे ले लेता हूं। इस स्लैब का सेंटर ऑफ मास यहां पे, बंदे का सेंटर ऑफ मास मैं x इक्वल टू 0 पे ले रहा हूं। तो अगर मैं पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूंगा तो वो कहां पे आएगा, वो आएगा 10 इंटू 0 प्लस 20 इंटू x0 डिवाइड बाई 30। तो एक तरह से 2/3 x0 पे सेंटर ऑफ मास लोकलाइज्ड है। इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो समवेयर 2/3 पे आएगा, 2/3 x0 समवेयर यहां पे कहीं
सेंटर ऑफ मास जो है वो लोकेटेड होगा। अब जरा देखिए, अब क्या होगा, ये बंदा आगे चलेगा और ये जो स्लैब है ये पीछे की तरफ आएगी, बट जो नेट सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहीं पे, कहां पे रहेगा, वो वहीं पे रहेगा, वो ओरिजिन से आपका इतनी डिस्टेंस पे रहेगा। तो अब एक काम करते हैं, अगर हम बंदे की पोजीशन देखना चाह रहे हैं कि स्लैब के रेस्पेक्ट में कितना वो डिस्प्लेस हुआ है, अगर ये चाहते हैं तो हम रिलेटिव मोशन का यहां पे इस्तेमाल करते हैं। कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं कि पोजीशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ओ दैट विल बी इक्वल टू पोजीशन ऑफ स्लैब विद रिस्पेक्ट टू ओ, कि कितना ये डिस्प्लेस हुआ है आदमी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ स्लैब विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस पोजीशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्लैब। आप इस तरह से लिख सकते हो, आपने रिलेटिव मोशन में सीखा है। आप इसको पोजीशन बोलो या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो। तो आप ये कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लैब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्लैब। आप इस तरह से कह सकते हो। अब अगर यहां से मैं ये बोलूं कि भाई ये जो है मैन कितना डिस्प्लेस हुआ है, वो 1 आई कैप डिस्प्लेस हुआ है, इज इक्वल टू स्लैब कितना डिस्प्लेस हुई है। मान लीजिए स्लैब इधर की तरफ आई है और वो कितना डिस्प्लेस हुई है, वो हुई है माइनस ऑफ, में भी मैं ले लेता हूं इसको माइनस ऑफ के आई कैप। ये स्लैब की डिस्प्लेसमेंट है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस तरफ, प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्लैब, ये लिख देता हूं। अब इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो बताइए डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्लैब क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 1 प्लस के आई कैप। अब सवाल ये है कि ये के की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अगर के आ गया तो आदमी का जो डिस्प्लेसमेंट है स्लैब के रेस्पेक्ट में वो पता चल जाएगा कि स्लैब के ऊपर कितना चला है, स्लैब के ऊपर कितना चला। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो बंदा फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से देख रहा है उसके रेस्पेक्ट में 1 मीटर चला है, ये स्लैब के रेस्पेक्ट में कितना चला है, क्योंकि आप खुद सोचिए जब ये आगे चलेगा तो स्लैब पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो जो सामने वाला आदमी है उसको 1 मीटर चलते हुए देख रहा है, तो स्लैब वाला तो ज्यादा देखेगा, क्योंकि स्लैब जो है ना पीछे भी तो सरक रही है ना स्लैब। पॉइंट को समझिए भी मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट आएगी आदमी की स्लैब के रेस्पेक्ट में। बट द प्रॉब्लम इज के की वैल्यू कैसे निकालें? तो के निकालने का बड़ा आसान तरीका है, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। पहले हमारा सेंटर ऑफ मास यहां पे था, अब जरा देखिए, अब ये बंदा जो है ये ओरिजिन से कितना आगे आ चुका है, 1 मीटर आगे आ चुका है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर मैं अब फिर से इसको दिखाऊं आपको, यहां पे मेरा ओरिजिन था, यहां पे मेरा ओरिजिन था, ये मेरी एक्स एक्सिस थी, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां से आपका बंदा जो है वो समवेयर यहां पे आ चुका है और स्लैब जो है वो पीछे जा चुकी है, स्लैब जो है पीछे जा चुकी है, समवेयर यहां पे आ चुकी है, ठीक है। स्लैब पहले ये 20 पे यहां पे था, अब थोड़ा पीछे जा चुकी है। कितना पीछे जा चुकी है बताइए? स्लैब कितना चली है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? के चली है पीछे की तरफ। तो पहले x नॉट डिस्टेंस पे था इसका सेंटर ऑफ मास, अब ये जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस आएगी वो बन जाएगी x नॉट माइनस के, क्योंकि ये के पीछे जा चुका है ना। पॉइंट को समझिए। तो अब ये जो इसके सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन आएगी स्लैब की, वो बन जाएगी x नॉट माइनस के। और बंदे की लोकेशन कहां पे है बताओ? बंदा कहां पे है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? बंदे की जो लोकेशन है जो 10 किलोग्राम का है वो अब यहां से 1 मीटर अवे है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। देख रहे हैं भाई, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये 1 मीटर अवे है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है बताओ? x नॉट माइनस के है, ये 20 किलोग्राम वाला। पॉइंट को समझिए भाई, के पीछे आ गया ना यार ये। तो अब बताइए, अब सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, और वो सेंटर ऑफ मास पुराने वाले सेंटर ऑफ मास के बराबर होना चाहिए। सिंपल, सेंटर मास तो मूव करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं इसको एक सिस्टम मान लूं तो इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। स्लैब और बंदे को अगर मैं एक ही सिस्टम मान लूं तो इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास आपका वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए, अब यहां से अगर मैं सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करूंगा तो क्या बताएंगे बताओ जरा? वो बनेगा 10 मतलब ये इसका मास इनटू इसकी पोजीशन, तो 10 इंटू 1 प्लस इसका मास है 20 इंटू, बताइए, 20 इंटू एक्स नॉट माइनस के डिवाइड बाई 30। अब ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आएगी इस कैलकुलेशन के हिसाब से। 10 किलोग्राम वाला बंदा यहां पे है, 20 किलोग्राम वाला यहां पे है, तो उसके हिसाब से ये सेंटर ऑफ मास बनेगा। और ये सेंटर ऑफ मास पुराने वाले के बराबर ही होना चाहिए, 2/3 एक्स नॉट के बराबर होना चाहिए। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो बनेगा 1/3 प्लस 2/3 एक्स नॉट माइनस 2/3 के इज इक्वल टू 2/3 एक्स नॉट, ठीक है। ये एक्स नॉट से एक्स नॉट कट गया मेरा, के की वैल्यू आ गई हाफ, के की वैल्यू मेरे पास आ गई हाफ। अब अगर के की वैल्यू मेरे पास आ गई है तो के को मैं यहां पे पुट कर दूंगा भाई। तो बताइए, आदमी की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू स्लैब वो क्या बनेगी बताओ जरा? वो बन जाएगी 1 प्लस हाफ, दिस इज 3/2 आई कैप,
इसका मतलब स्लैब के रेस्पेक्ट में जो आदमी है वो 3/2 डिस्प्लेस हुआ है, 3/2 डिस्प्लेस आगे की तरफ हुआ है। पॉइंट को समझिए भाई, ठीक है। आई कैप मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है। स्लैब को लगेगा कि बंदा जो है वो 1.5 मीटर चल गया है, बट एक्चुअल में जो ग्राउंड का बंदा है, जो ग्राउंड पे है, उसको लगेगा 1 मीटर ही आगे गया है। क्यों? क्योंकि खुद स्लैब भी तो पीछे जा रही है ना, 1/2 मीटर स्लैब जो है पीछे की तरफ चली गई है, के की वैल्यू 1/2 है। इसका मतलब स्लैब की जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी कितनी हो गई बताओ? इसकी वैल्यू जो है वो माइनस के है ना, इसका मतलब पीछे की तरफ सरक गया है 1/2 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ और इससे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनी। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब ये बड़ा ही क्लासिकल क्वेश्चन है देखा जाए तो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सोचे नीचे पानी मान लो ना, आप पानी ले लो आप, ठीक है, पानी ले लो और पानी में ये जो स्लैब है इसको आप जहाज की तरह ले लो, कश्ती ले लो और उसमें एक बंदा है, तो वो बंदा जब आगे की तरफ चलना शुरू करेगा तो कश्ती पीछे की तरफ जाना शुरू कर देगी। मतलब उन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो वहीं का वहीं रहेगा, वो नहीं मूव करेगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर कश्ती और आदमी का अगर मैं एक सिस्टम मान लूं, उस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ मास नहीं डिस्प्लेस होगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा। तो पॉइंट को समझिए भाई, ऐसे केस को आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो चीजों के साथ। अब एक क्वेश्चन और बढ़ते हैं भाई, एक और जरा सवाल देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं, वो जरा देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस तरह का है कि मेरे पास एक ऐसे एक स्लैब है और इसके ऊपर एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास है m, ये मेरा थीटा और इसका है कैपिटल M, ठीक है, ऐसे दे रखा है। और यहां से लेके और यहां तक की m की वैल्यू ले लो, चलो m की वैल्यू ले लो 10 किलोग्राम और ये ले लो 5 किलोग्राम, ठीक है। थीटा मैं ले लेता हूं 30 डिग्री, ये आपको दे रखा है भाई। आपको ये दिया हुआ है कि ये जो है यहां से लेके यहां तक की जो लोकेशन है, मतलब ये बिल्कुल टॉप पे ही मान लो आप इसको ना, यहां से लेके और यहां तक की जो लोकेशन है, जो डिस्टेंस है, ये आपको दे रखी है। और ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है? ये आपको दी हुई है, मान लीजिए मे बी 2 मीटर, 2 मीटर दे रखी है, ठीक है। और नीचे वाला जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है भाई, और ना ही यहां पे कोई फ्रिक्शन है, ठीक है। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। अच्छा, आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्स तो था ना, ग्रेविटी। अब ग्रेविटी जो फोर्स था वो तो डाउनवर्ड था ना यार, मोशन आपका हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको देखना है भाई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव नहीं करेगा। अगर वो पहले रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर पहले वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था तो कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करता रहेगा, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है और ये सरफेस भी आपका फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इस ब्लॉक को यहां से छोड़ दिया, तो छोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ जरा? ब्लॉक स्लाइड करेगा, नीचे की तरफ आएगा, और अगर ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो ये जो स्लैब है ये पीछे की तरफ जाएगा। सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि स्लैब जो है वो कितना डिस्प्लेस होगा इन x डायरेक्शन। अगर मैं इसको x बोल दूं तो ऑब्वियसली स्लैब -x की तरफ जाएगा, कितना पीछे की तरफ जाएगा, ये आपसे पूछा है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? इसको कैलकुलेट करने के 2-3 तरीके हैं जिनसे आप इसको सोल्व कर सकते हो दोस्तों। एक तो आप इसके सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास की x में लोकेशन क्या है। दूसरा आप जो है मे बी आप सेंटर ऑफ मास से ही कर लीजिए कैलकुलेट, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से ही करते हैं कैलकुलेट। तो कैसे करेंगे सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट? या एक और तरीका भी है, ठीक है। एक और तरीका क्या है जरा देखिए। अगर मैं स्लैब को यहां पे रखता हूं, पहले यहां से अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो अल्टीमेटली स्लैब नीचे आएगा भाई। तो अगर मैं नई पोजीशन को देखूं तो नई जो पोजीशन आएगी वो कहां पे आएगी जरा देखिए। ये कुछ पीछे डिस्प्लेस हो चुका होगा, ये पहले पोजीशन थी, ठीक है, ये पहले पोजीशन थी भाई। अब क्या होगा जरा देखिए, अब ये जो स्लैब है ये थोड़ा पीछे डिस्प्लेस हो चुका होगा, ठीक है, और ब्लॉक मेरा यहां पे आ चुका होगा, ब्लॉक मेरा यहां पे आ चुका होगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये स्लैब जो है ये x डिस्टेंस पीछे सरका है, इसको मैं x बोल देता हूं, x डिस्टेंस पीछे सरका है ये। तो आप बताओगे ये वाला जो ब्लॉक है ये ओरिजिन से कहां पे था? ये पहले ओरिजिन था, यहां पे x की वैल्यू मैं 0 लेता हूं, पहले ये ब्लॉक ओरिजिन पे ही था। अब ये ब्लॉक ओरिजिन से कितना आगे गया है आप बता सकते हो? जरा देखिए, पहले ब्लॉक ओरिजिन पे ही था और ये जो डिस्टेंस थी ये क्या थी बताओ जरा? ये डिस्टेंस थी 2 cos 30,
तो √3 मीटर की डिस्टेंस थी है यहां से लेके यहां तक की। लेकिन अब जो ये जो डिस्टेंस है यहां पे, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, जरा ध्यान से देखो, ये मैंने ओरिजिन मान लिया भाई, x की वैल्यू 0 है, ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ है, कुछ x0 पीछे की तरफ गया है, तो ये मास अब कहां पे है बताओ, ये मास है √3 माइनस x0 वाली लोकेशन पे, √3 माइनस x0 वाली लोकेशन पे ये पहुंच गया है। इसको पकड़िए जरा, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि ब्लॉक मान लीजिए x0 पीछे डिस्प्लेस हुआ है, तो इसका मतलब ये जो मास है ये √3 माइनस x0 पे पहुंच गया है, x में ये यहां पे पहुंच गया है। अब सवाल ये है कि इसको अगर मैं एक सिस्टम मान लूं तो इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं पे भी डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है भाई, वर्टिकल डायरेक्शन में है यार, वर्टिकल को हमें नहीं देखना है, हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना है कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो डिस्प्लेस हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो डिस्प्लेस नहीं होगा, पहले वो रेस्ट पे था तो अभी भी वो उसी पोजीशन पे रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। अब सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करें, जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, मैं मान लेता हूं, हालांकि मुझे पता है सेंटर ऑफ मास हम ब्लॉक का कैसे निकालते हैं, वो भी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि सेंटर ऑफ मास निकाल के भी आप कैसे देखोगे, वो भी तरीका बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए चलो मुझे सेंटर ऑफ मास इसका पता नहीं इस ब्लॉक का कहां पे है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं कि जो भी सेंटर ऑफ मास इसका होगा उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो आपका k1 होगा और y कोऑर्डिनेट मान लीजिए k2 होगा, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट k1 होगा और इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है शुरू में। तो अगर मैं ओवरऑल x कोऑर्डिनेट निकालूं, ओवरऑल सेंटर ऑफ मास निकालूं पूरे सिस्टम का, तो क्या बनेगा बताओ जरा, वो बनेगा 5 × 0 प्लस इस ब्लॉक का मास है 10, तो 10 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट k1 है, डिवाइड बाय, इनको आप पार्टिकल की तरह ट्रीट कर लो ना यार, डिवाइड बाय 15, तो कितना बन गया दोस्तों, ये बन गया 2/3 k1। ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आ गया इस पोजीशन में, इसको मैं पोजीशन 1 भी बोल देता हूं या इनिशियल पोजीशन बोल देते हैं, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन जब थी तो इसका सेंटर ऑफ मास 0 पे ही था, ओरिजिन पे ही लोकेटेड था, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो k1 पे लोकेटेड है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट, हमने ओवरऑल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, उसका x कोऑर्डिनेट निकाल लिया, y में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखना है, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट यहां पे। अब इस सिचुएशन में भी जो ये फाइनल पोजीशन है मेरी, इसमें भी क्या होगा दोस्तों, इसमें भी आपका जो x कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का वो क्या होगा बताओ जरा, वो उतना ही होगा, लेकिन वो निकालें कैसे, जरा खुद सोचिए, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो यहां पे पहुंच चुका है, ओरिजिन से √3 माइनस x0 पे आ गया है, इसका ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास कहां पे आ गया दोस्तों, ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास समवेयर यहां पे होगा भाई, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका जो x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का वो चेंज हो चुका है, k1 से कहां पे आ चुका है बताओ जरा, k1 माइनस x0 पे आ चुका है, y कोऑर्डिनेट मेरा k2 ही है इसके सेंटर ऑफ मास का, ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास का, ध्यान से देखिए, ब्लॉक या इसको आप जो भी स्लैब बोलोगे, जो भी बोल रहे हो आप, ठीक है। तो ये जो मास है, छोटे वाला मास, इसका सेंटर ऑफ मास तो x से यहां पे शिफ्ट हो गया है, और जो ब्लॉक है मेरा या जो ये स्लैब है मेरा, इस स्लैब का क्या हो गया है, इसका थोड़ा पीछे से रख गया है, x कोऑर्डिनेट पहले k1 था, अब क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट k1 माइनस x0 हो गया, लेकिन ओवरऑल जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो वहीं पे रहना चाहिए। तो एक काम करते हैं, फिर से इसका ओवरऑल सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे बताओ, वो आप करोगे 5 इंटू √3 माइनस x0, √3 माइनस x0 प्लस, बताइए इसका क्या बनेगा, इसका है मास 10 किलोग्राम, 10 इंटू, बताइए पहले k1 पे था, अब ये x0 डिस्प्लेस हो गया तो ये बन गया k1 माइनस x0 डिवाइड बाय टोटल 15, सही है भाई, डिवाइड बाय टोटल 15, जरा समझिए इस चीज को। और ये दोनों क्या होंगे बताओ, आपस में बराबर होने चाहिए, क्यों बराबर होने चाहिए भाई, कॉमन सेंस, सेंटर ऑफ मास तो मूव किया ही नहीं x डायरेक्शन में, ठीक है, y डायरेक्शन में डिस्प्ले जरूर होगा सेंटर ऑफ मास, ऊपर नीचे हो जाएगा, ओवरऑल सेंटर ऑफ मास की बात हो रही भाई, y डायरेक्शन में पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जरूर डिस्टर्ब होगा क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है mg, बट x डायरेक्शन में नहीं, ठीक है। तो यहां पे ये और ये बराबर होने चाहिए। अब ये और ये अगर मैं बराबर करूंगा तो यहां से 5 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे 2 रह गया और यहां पे 5 दिया 15, ठीक है भाई, और 3 से 3 काट दिया मैंने। तो बताओ यहां पे है 2k1 बराबर के इधर क्या बन जाएगा, √3 माइनस x0 प्लस 2k1 माइनस 2x0, ठीक है, k1 से k1 मेरा ये कट गया भाई। तो अब जरा देखिए ये बन गया √3 इज इक्वल टू माइनस 3x0, ठीक है, एक बार देख लीजिए भाई, और ये प्लस का ही बन जाएगा भाई ये भी। तो x0 की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 1/√3,
एक्स नोट की वैल्यू जो आएगी वो 1/√3 आएगी। इसका मतलब है कि कितना डिस्प्लेस होगा पीछे की तरफ, ये 1/√3 मीटर डिस्प्लेस होगा, ठीक है। जो स्लैब है वो 1/√3 मीटर पीछे की तरफ चला जाएगा। तो पॉइंट को समझिए दोस्तों कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक और तरीका भी है इसका, ठीक है, जरा देखिए क्या तरीका है। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। एक और तरीका देखते हैं। आपको इसका सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए ट्रायंगल का। ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहां होता है जरा देखिए। आपको मैंने सेंटर ऑफ मास में कैलकुलेशन में करवाया था, सेंट्रोइड वाले चैप्टर में करवाया था, अगर आपको याद है, सेंट्रोइड वाले टॉपिक में करवाया था। ये आपका 2 मीटर है, ये आपका 30 डिग्री है, तो ये बन जाएगा √3 मीटर, और ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1 मीटर, सही है। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है दोस्तों, जो एक कॉर्नर पॉइंट होता है ना, उससे इधर की डिस्टेंस √3 है, तो उसका इसका तो /3 कर दो, और इधर 1 है तो उसका भी /3 कर दो। इसका मतलब जो इस स्लैब का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो बनेगा √3/3, सो विच इज 1/√3। ये तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, यहाँ पे 1 है तो 1/3। मतलब आप जहां पे एंगल 90 डिग्री बनता है ना, वहां से देखा करो। वहां से ये डिस्टेंस √3 है, उसका 1/3 कर दो, यहां से ये 1 है, उसका 1/3 कर दो, तो यहां पे इसके ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास होगा, मतलब ये स्लैब का सेंटर ऑफ मास होगा। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट मैंने बता दिया। और जो ब्लॉक है वो समवेयर पहले यहां पे है, यहां पे है 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है दोस्तों, वाई मेरा 1 है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पता है। तो अगर कोऑर्डिनेट ही पता है तो बहुत इजी हो जाएगा फिर तो, ठीक है। कैसे इजी होगा बताइए, बताओ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप सीधा सीधा इसका ओवरऑल सेंटर ऑफ मास निकाल लो, उसके बाद इसको x नोट डिस्प्लेस कर दो, मतलब k1 k2 की वैल्यू आ गई है, कहने का मतलब ये है। वैसे भी k1 k2 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी नहीं, बट अगर पहले से ही पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है। तो आप k1 k2 की जगह रख दो, और उसके बाद कैलकुलेशन सेम ही है हमारी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी मतलब हालांकि सेम ही मेथड है, कोई अलग मेथड नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड है इसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड कुछ और क्वेश्चंस को भी देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड समझ आया। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।